Hello students, today we are going to start topic respiration in the life process chapter. आज हम रेस्पिरेशन देखेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर। हम कंटिन्यू कर चुके हैं, न्यूट्रिशन डाइजेशन देख चुके हैं, फर्स्ट टॉपिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर। सो रेडी। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है ना, दोनों कॉमन टर्म हम यूज करते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर डिफाइनिंग फीचर है क्या, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, है ना। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके कुछ ना कुछ डिफाइनिंग फीचर होते हैं। एंड वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर, वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस, वन ऑफ द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। बट यहाँ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में एक कॉमन डिफरेंस होता है। हम जनरली ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को कॉमनली यूज कर देते हैं, मतलब एक्सचेंज करते रहते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को कॉमनली यूज करते हैं। दैट मीन्स ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को कॉमनली यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं यूज करते हैं। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल मीन्स ब्रीदिंग सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। दैट मीन्स ऑक्सीजन लेना, दैट मीन्स एयर को इनहेल करना और एक्सेल करना CO2 को, दैट प्रोसेस कंप्राइजेज ब्रीदिंग। बट respiration is a biochemical process. Biochemical in what sense? Biochemical means the process of releasing energy from the assimilated food. जो पिछली हम लाइफ प्रोसेस में, दैट मीन्स डाइजेशन और न्यूट्रिशन के अंदर जो हमने फूड एसिमिलेट किया है, जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो हमने ब्लड स्ट्रीम में लिया है, उस ब्लड स्ट्रीम में जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, ग्लूकोज पड़े हैं, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल पड़े हैं, अमीनो एसिड पड़े हैं, उसका ब्रेकडाउन करना, फर्दर ब्रेकडाउन करना और उसके हेल्प से एनर्जी रिलीज करना, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो जब भी हम ब्रीदिंग वर्ड यूज करेंगे, दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस एंड इट सिंपली कंप्राइजेस द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट मीन्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, है ना। हम आगे देखेंगे अभी नेक्स्ट में। ब्रीदिंग को कभी कभी क्या बोल देते हैं, वेंटिलेशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे ब्रीदिंग को? ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस वेयर द एयर वॉल्यूम चेंजेस इन द चेस्ट कैविटी, है ना। थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी के अंदर एयर वॉल्यूम चेंज होगा। एयर वॉल्यूम कैसे चेंज होगा? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की हेल्प से, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। एनर्जी रिलीज होगा ऑक्सीजन की हेल्प से, बर्न होगा, ऑक्सीडेशन होगा फूड का, फूड के ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्यों रिक्वायर्ड है हमारे पास, और रेस्पिरेशन को हम बेसिक लाइफ प्रोसेस क्यों बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हम ब्लड स्ट्रीम में सारे डाइजेशन के बाद एनर्जी तो ऑब्टेन कर लिए, बट हमें पता है कि ग्लूकोज डायरेक्टली एनर्जी नहीं देगी। एनर्जी के लिए हमें क्या है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एनर्जी करेंसी है, जो एनर्जी का जो सोर्स है, जो बेसिक जो हम एनर्जी यूज करते हैं, दैट इज एटीपी। और कहीं भी डाइजेशन में, न्यूट्रिशन में कहीं भी एटीपी रिलीज नहीं हुआ था, कहीं एटीपी फॉर्म नहीं हुआ था। हाँ, फोटोसिंथेसिस में जरूर हुआ था एटीपी फॉर्म, बट ह्यूमन डाइजेशन के अंदर कहीं भी एटीपी फॉर्म नहीं हुआ। तो हमें एटीपी बनाने के लिए जो हमने रॉ फॉर्म लिया है न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, उसको उससे एटीपी जनरेट करने के लिए, उससे एनर्जी लिबरेट करने के लिए हमें किस प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी? रेस्पिरेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो respiration is a process by which organism exchanges gas between air around them, that means environment, air and in the cell in their body. All living organisms from plants and animals to prokaryotic bacteria, archaebacteria, eukaryotic, protista, fungi, animals, जितने भी organism हैं, some of them are also anaerobic, but कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन जरूरी। एरोबिक एनारोबिक बात की बात है कि किसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसके बेसिस पे हम नीचे डिफाइन करेंगे। बट हर किसी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उसको रेस्पिरेशन जरूरी है। दैट मीन्स उससे एनर्जी लिबरेशन के लिए रेस्पिरेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है बातें? चलो आगे देखते हैं। तो हम अभी आपने कर दिया, ग्लूकोज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ड्यूरिंग नॉर्मल ह्यूमन respiration to produce energy required for the growth, repair, movement. Water and carbon dioxide are the waste product of the respiration that must be eliminated. Waste product क्या होता है? Carbon dioxide, etc. Respiration is a metabolic biochemical process that occurs in all living cells, है ना। ध्यान देना आपको, ऐसा कोई सेल्स नहीं है जिसमें रेस्पिरेशन नहीं होता। Of all organism to produce energy through intake of oxygen and liberation of the carbon dioxide from the oxidation of various organic substance like
ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। इससे क्या प्रोड्यूस करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना, एनर्जी करेंसी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी। तो यहां तक देख चुके हम। अब ऑन द बेसिस ऑफ कि किसी भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है कि नहीं, है ना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे उसको हम? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो लेट्स सपोज कि हमने बेसिक जो रॉ मटेरियल लिया है, बेसिक जो न्यूट्रिएंट लिया है, क्या लिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर आपको पता है क्या होता है फार्मूला? बोलो बच्चों, याद करो नीचे पीछे से पिछली क्लास से। C6H12O6 हमने फोटोसिंथेसिस में बनाया था, याद है ना? फोटोसिंथेसिस क्या था? CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2, सॉरी, प्लस O2 प्लस H2O, है ना, प्लस O2 प्लस H2। ये बातें क्लियर है? तो यहाँ क्या था? ग्लूकोज फॉर्म हुआ था। अब इसी ग्लूकोज का क्या करेंगे हम? ब्रेक डाउन कर पाएंगे। तो ग्लूकोज का फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, दैट इज द पार्शियल ब्रेकडाउन। पार्शियल मतलब पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होता, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। पार्शियल ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा? ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनाएगा? पाइरुवेट्स बनाएगा, है ना। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट्स बनते हैं, पाइरुविक एसिड बोल लो या फिर पाइरुवेट बोल लो। तो ग्लूकोज से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या बनेगा? पाइरुवेट बनेगा। इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास टोटल कितनी एटीपी जनरेट होती है? 2 एटीपी जनरेट होती है। क्लियर है? अब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस का अगर आपसे कोई पूछे प्लेस, है ना, उसका साइट पूछे तो क्या बोलोगे बच्चों? क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म उसका साइट है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, चाहे लिविंग हो, चाहे एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो, हर किसी में ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। अब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है दैट मींस एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है दैट मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो पाइरुवेट बना, उस पाइरुवेट के 3 फेट हैं। फेट मतलब 3 भाग है उसके। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन एब्सेंस होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में भी 2 टाइप है, दैट इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक जिसमें इथेनॉल बनेगा, है ना। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होता है? अभी देखेंगे नीचे कहाँ होता है। हमारे मसल्स के अंदर होता है। जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन होती है, कम ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रही होती है, ऑक्सीजन कमी होती है, तो उस कंडीशन में क्या बन जाती है? जो हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं लैक्टिक एसिड फ्रीग्रस एक्सरसाइज के दौरान, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा, ईस्ट में, माइक्रोब्स में, बैक्टीरिया में क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, एल्कोहल फॉर्मेशन, दैट इज आल्सो नोन एज alcoholic fermentation. And the third one is the in the presence of oxygen, that means aerobic respiration, that is oxidative decarboxylation। कैसे क्या होगा? ऑक्सीडेसिव क्यों बोल दिए? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब सीक्वेंस में क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या होगा बेटा? सीक्वेंस में कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, सीक्वेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। फिर क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सब फर्दर आप 11th में पढ़ेंगे आगे। बट क्रेब साइकिल होते हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हुए क्या कितने बनते हैं हमारे पास? 36 एटीपी बनते हैं। तो 36 और प्लस 2 टोटल हमारे पास कितने एरोबिक रेस्पिरेशन में जनरेट हुए? 38 एटीपी जनरेट हुए। और यही हमारे पास क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, अब आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है। एक्सपेरिमेंट किस बात के लिए? कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या लिया है? 2 फ्लास्क लिया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, एक नॉर्मल सा हमने क्या लिया? बीकर लिया। अब इस बीकर में क्या कर दिया? वाटर कर दिया। दोनों बीकर में हमने राइट एंगल वाले एक ट्यूब फिट कर दिया है। अब इस जो फ्लास्क लिया हमने, फ्लास्क के अंदर केवेज का एक हमने पाउच हैंग कर दिया है। आपको पता है, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में, कि केओएच का काम क्या होता है? CO2 को एब्जॉर्ब करना, CO2 को एब्जॉर्ब करना। अब इसके अंदर हमने क्या रखा? कुछ जर्मिनेटिंग सीड रख दिया। जर्मिनेटिंग सीड मतलब जो सीड जर्मिनेशन हो रहा हो जिसका, है ना। जब जर्मिनेशन सीड होगा तो उसके अंदर क्या होती है? प्रोसेस ऑक्सीडेशन होती है ना। सीड में जो स्टोर फूड है, स्टोर जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब उसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें क्या होगा? बोलो बच्चों, जब ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 रिलीज होगा। अब CO2 जब ही रिलीज होगा तो क्या होगा? इस वाले प्रोसेस में क्या होगा? KOH इसको क्या करेगा? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब भी CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जब भी वैक्यूम क्रिएट हो तो क्या हो जाएगा? इसमें वाटर राइज हो जाएगा। तो इस बात से प्रूफ होता है, इस बात से हम प्रूव कर सकते हैं कि इस एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ? इन्वॉल्व था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ।
तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, वाटर लेवल राइज इन ट्यूब। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आपके एनसीईआरटी में, आप उसको देख सकते हैं। क्लियर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, हमने अपने को बता दिया, जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी 36 और 38 एटीपी बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ले सकते हैं। कौन सा, सिंपली इसमें जर्मिनेटिंग सीड की जगह क्या रख दें, ईस्ट रख दें, तो CO2 बनेगा, CO2 बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें बबल्स आ जाएंगे, सिंपली, है ना। इसमें ईस्ट जब फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, बबल्स, CO2 बनेंगे, CO2 बनेंगे तो इस ट्यूब के थ्रू क्या चला जाएगा, यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा, तो हमसे प्रूफ हो जाएगा क्या कि यहाँ पे फर्मेंटेशन चालू है। तो इससे हम एनारोबिक और एरोबिक दोनों रेस्पिरेशन को इस सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट इज आल्सो नोन एज इथेनॉल, है ना, जिसको आप लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, दारू जो पीते हैं आप, है ना, अल्कोहल पीते हैं, दैट इज नोन एज इथाइल अल्कोहल। प्लस एनर्जी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी बनेंगे और CO2 बनेंगे। अच्छा, कभी भी फर्मेंटेशन देखते हुए, जैसे डोसा बनाते हैं ना, इडली डोसा, है ना, डोसा, जितने भी फर्मेंटेड फूड खाते हैं, तो एक फूड के अंदर जो डो होता है ना, जो अब आटा गूथा हुआ जो होता है, उसके अंदर क्या होती है, एक इफर्वनेस होती है ना, फुदफुदाहट टाइप की, एकदम ऐसे देखते हुएगा आप, तो क्या रिलीज होता है, CO2 के कारण। जो ब्रेड में आप पफिनेस देखते हैं, पोर्स देखते हैं, वो भी किसके कारण होता है, CO2 रिलीज के कारण। तो पूछ सकता है आपसे कभी भी क्वेश्चन, है ना। तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पाइरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। In yeast, ethyl alcohol is usually formed in case of anaerobic respiration in microbes like yeast और bacteria. मसल्स के अंदर बता दिया आपको, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, फर्मेंटेशन होगा सम माइक्रोब्स में एज वेल एज इन द मसल सेल्स। यहाँ पे क्वेश्चंस बेसिक बनते हैं आपके 3 मार्कर या 2 मार्कर में, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम दोनों को टेबुलर फॉर्म में बना करके लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने बताया, आप प्रॉपर, है ना, ये टास्क रहा आपका, ये आप कॉपी में जरूर नोट करेंगे जब भी नोट्स बनाएंगे। तो चलिए, अब हमें क्या स्टार्ट करना है, रेस्पिरेशन इन, है ना, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग से भी पहले क्या देख लेते हैं हम कि रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल और फिर टेरेस्ट्रियल गैसीय एक्सचेंज प्लांट तो बाद में देखेंगे, हम देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं। तो ह्यूमन में देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक साथ ही हम सब ले लेंगे, तो देखिए जरा, अब जब हम ह्यूमन के रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको एक चीज फर्दर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिछली क्लास से हमने, पिछली क्लास में फूड का पार्ट देखा था, है ना बच्चों, कि फूड कैसे माउथ से लेकर के पूरी बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए पूरा रेक्टम, एनस तक पहुंचा था। तो सेम हमें यहाँ पे किसका मूवमेंट देखना है, किसका पाथ देखना है, ऑक्सीजन का पाथ देखना है, एयर का पाथ देखना है ना, क्योंकि वी आर द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, है ना, हम कॉम्प्लेक्स एनिमल है। कॉम्प्लेक्स एनिमल तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अलग अलग ऑर्गेन्स है फॉर अलग अलग फंक्शन, है ना। रेस्पिरेशन के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो हमारे पास प्रॉपर लंग है ना, क्या है, प्रॉपर लंग है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में हमने बताया कि रेस्पिरेशन तो होता है, बट देयर आर डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गेन फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। 9th क्लास में आपका जो सिलेबस रिमूव्ड है, कौन सा, एनिमल किंगडम जो पहले था, किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर मैंने देखा बहुत सारे क्लासिफिकेशन थे, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, है ना, एटसेट्रा, फिशेज, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल। तो इन सब के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। तो 50 रुपए का नोट डाल के आप यहाँ पे, है ना, नोट, नोट का मतलब 50 रुपए का नोट्स, सिंपली डाल के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप अपने नोट्स के अंदर जब भी लिखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन डिफाइन करते हैं। अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर रही है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपली बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। कोई अगर ट्रैकिया से रेस्पायर कर रहा है, ट्रैकियोल से रेस्पायर करता है, जैसे एग्जांपल के लिए इंसेक्ट, उसको बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, एग्जांपल इंसेक्ट। अगर कोई गिल से रेस्पायर कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकियल रेस्पिरेशन, एग्जांपल फिश। अगर कोई स्किन से रेस्पायर करना है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बच्चों क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस वर्ड इज डिफाइंड फॉर द स्किन, जैसे फ्रॉग और अर्थवॉर्म। अगर कोई लंग से रेस्पिरेशन कर रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, वेल नोन, है ना, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, पल्मोनरी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, जो लैंड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एग्जांपल रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियन, मैमल्स, है ना, इन सब में। अगर बकल कैविटी के थ्रू हो तो बकल रेस्पिरेशन, जैसे फ्रॉग्स के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों।
कुछ भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर क्या करें, कमेंट्स के अंदर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। उस पर फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, फिर से उसको एम्फेसाइज कर दूंगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो थोड़ा सा इससे पहले कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हैं, थोड़ा सा हम ऑर्गन के बारे में देख लेते हैं, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, यहाँ देखिए जरा। तो ये माउथ, हमने कल पिछली क्लास में क्या देखा था, फूड के बारे में देखा था कि माउथ से लेते थे, इसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एटसेट्रा। यहाँ क्या देखेंगे, हमें यहाँ देखनी है किसके बारे में बेटा, फेरिंग्स तक तो जाएंगे हम, बट फेरिंग्स से कहाँ मुड़ जाएंगे हम। फेरिंग्स इज द कॉमन फॉर बोथ फूड एंड विंड। हवा के लिए और फूड के दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। बट हमें फूड तो ले जाना नहीं है एसोफेगस में, तो हमें क्या मुड़ जाना है, ट्रैकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर मुड़ जाना है। तो फेरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियो, इतना नहीं पढ़ना, बट दिस इज होल एज अ फेरिंग्स। इस फेरिंग्स से जस्ट पहले क्या होता है, लैरिंग्स होता है पोस्टीरियर साइड में, है ना। तो फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर हम यहाँ कहाँ से मुड़ जाएंगे, लैरिंग्स ही वो गेट है, वो दरवाजा है जो किसको ओपन करेगा, ट्रैकिया को ओपन करेगा, है ना। लैरिंग्स के पास क्या होता है, ग्लोटिस होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट नहीं बोल सकते, बोल सकते हम क्या, उसको गार्ड करता है ना, ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर इपीग्लोटिस, जो उसको ओपन करेगा, क्लोज करेगा, है ना, जिससे क्या होगा, ओपन हो जाएगा और उसके अंदर क्या चला जाएगा, एयर चला जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान में, एक मजे की बात बताऊं आपको, जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप फूड इंटेक कर रहे होते हैं, उस समय रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है, स्टॉप होती है, रेस्पिरेशन नहीं हो रही है उस समय। क्यों, क्योंकि उस समय ये वाली गेट क्या होती है, क्लोज होती है, ये नहीं खुल होती है ना। क्योंकि हमें फूड वाला गेट खोलना है, दो गेट है यहाँ पे, एक इसोफेगस वाला और एक ट्रैकिया वाला गेट है, और फेरिंग्स के अंदर है, फेरिंग्स कॉमन पाइप है। तो अब जब ये खुलेगा तो ये बंद रहेगा, जब भी हम खाते हैं तो क्या होता है, ये ट्रैकिया वाला जो गेट होता है वो क्या होती है, क्लोज होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, आगे हम अभी आएंगे यहाँ पे। तो हमें कोई पूछे कि पाथ क्या होगा, अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा बताओ मुझे कि जो हम एयर इनहेल करते हैं उसका पाथ क्या होगा, तो क्या बताओगे, पहले सिंपली नॉस्ट्रिल, हमारे पास पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है, वन पेयर क्या है, नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएंगे, नेजल चेंबर, नेजल कैविटी के अंदर, फिर कहाँ पहुंचेंगे, फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से ग्लोटिस होते हुए, फेरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा, फेरिंग्स के जस्ट बाद क्या आएगा, ग्लोटिस। ग्लोटिस को कौन प्रोटेक्ट करेगा, इपीग्लोटिस। फिर क्या पहुंचेंगे, लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स विल लीड टू द ट्रैकिया, ट्रैकिया विल फर्दर लीड टू द ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई विल फर्दर लीड टू द ब्रोंक्यूल्स, एंड देन फाइनली a bag like structure, tiny bag like structure that is known as alveoli। क्लियर यहाँ तक। तो देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कंपोज ऑफ द पेयर ऑफ लंग्स, पता है हमें, हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चेस्ट के अंदर क्या है, अ पेयर ऑफ लंग्स, ये देख सकते हैं, ये पेयर ऑफ लंग्स है ना। नॉस्ट्रिल्स पहले क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर क्या आ जाएगा, फेरिंग्स, फिर क्या आ जाएगा, लैरिंग्स, फिर क्या आ जाएगा, ट्रैकिया, फिर क्या है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। क्लियर है। तो देयर आर टू nostrils, one pair of nostril converge to form a nasal passage, inner lining of the nostrils lined by the hair, पता है आपको, hair होते हैं, म्यूकस होती है जो कि सिक्रीट होती है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है ना, कुछ फॉरेन पार्टिकल को प्रिवेंट करती है। म्यूकस और हेयर हेल्प इन द फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, फर्दर एयर इज बाउंड अप, वार्म होती है एयर, अगर कूल है तो, अगर वार्म है तो उसको क्या करेगी, कूल करेगी, है ना, दोनों मतलब अपने टेम्परेचर पे लाएगी, बॉडी टेम्परेचर पे लाएगी एयर। Pharynx, nasal chamber opened into the wide hollow space called pharynx. It is a common passage for the food as well as air. It functions by the preventing entry of food particle into the windpipe. The epiglottis is an elastic cartilage. किसका बना होता है, elastic cartilage का, किसके ऊपर होता है, ग्लोटिस के ऊपर, है ना, flap like structure. Switch between the larynx and the esophagus. समझ में आया बच्चों, larynx है ना, तो अगर लैरिंग्स में कवर हो जाएगा तो क्या होगा, हम खा रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, दैट मींस इसोफेगस के अंदर। लैरिंग्स खुलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, बोल रहे होंगे, है ना, वॉइस प्रोड्यूसिंग बॉक्स बोलते हैं ना, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स, जिसके हेल्प से हम टॉक कर पाते हैं, गा पाते हैं, बोल पाते हैं। into the lungs, food and GIT, gastrointestinal tracts. फिर larynx, two cartilaginous cord by the framework of the larynx found in the front of the neck and responsible for the vocal as well as adding respiration. Hence it is also informally called the voice box. Clear है, ये याद रखना, larynx को क्या बोलते हैं, voice box. When food is siloed, a flap is called epiglottis, fold over the top of the windpipe and prevents food from entering into the larynx. यहाँ मैंने समझा दिया आपको कि कैसे फूड इंटर नहीं हो पाएगा किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। यही जब फूड कभी कभी जब इंटर हो जाएगा तो क्या होगा, आपको हिचकी हो जाती है, हिकअप हो जाती है ना। A trachea is a windpipe rises below the larynx and moves down to the neck. The wall of the trachea comprises of the C-shaped cartilaginous ring which give hardness to the trachea
and maintained by its completing expanding trachea extended further down to the breastbone and splits into the true bronchi for the each lung. अच्छा, एक बात आपको बताऊं, ये जो आप यहाँ दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या होगा, ग्लोटिस हो जाएगा, ये ट्रैकिया हो गया। ये जो पूरी की पूरी ट्रैकिया होती है, दैट इज सपोर्टेड बाय द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, है ना, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ऐसा इसोफेगस में नहीं था। इसोफेगस इज अ फेयरली मस्कुलर ऑर्गन, पूरा का पूरा क्या था, मस्कुलर ट्यूब ऑर्गन था, बट इट इज कंप्राइजेज विथ, इट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, रिंग की हेल्प से। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये क्या हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, और हमारी एयर जो होती है, एयर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ये सपोर्टेड होता है कार्टिलेजिनस रिंग से। तो ये ध्यान देना यहाँ पे। द ट्रैकिया स्प्लिट्स into two tubes called the bronchi, which is enter each lung individually. The bronchi divided into the secondary and tertiary bronchioles, and it further branches out in the small air sacs called alveoli. The alveoli is the single-celled sac air with thin walls. They facilitate the exchange of oxygen, carbon dioxide molecules into the away from the bloodstream. ब्लड और एल्विलाई के बीच में कैसे एक्सचेंज होगा वो तो आगे देखेंगे, बट इसका हेल्प क्या होता है एल्विलाई का, इसके बीच में ब्लड भरी होती है, बाहर से ब्लड के संपर्क में होती है, इसमें एयर, तो उससे क्या होगा, एक्सचेंज होगा ब्लड और ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे दिए हुए, कैसे एक्सचेंज होगा वो आगे देखेंगे। रेस्पिरेटरी फीचर का कॉमन जो फीचर है क्या है, ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव अ लार्ज एरिया फॉर द सरफेस, है ना, सरफेस एरिया लार्ज करेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लार्ज से ज्यादा हमें क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो पाए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैव द थिन वॉल, इजी डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी और गैसेस। All the respiratory organs such as the skin, gills, lungs पढ़ चुके हैं पहले ही, have a rich blood supply for the transporting। देखिए जितने भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है, ब्लड के थ्रू। तो जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसकी जो सबसे अल्टीमेट पार्ट है ना, सबसे लास्ट पार्ट है, उसको क्या होना चाहिए, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड होना चाहिए, ताकि ईच सेल तक क्या पहुंच पाए, ब्लड पहुंच पाए, है ना। वेरियस पार्ट का फंक्शन क्या होता है, नेजल कैविटी का क्या करेगा, ह्यूमिडिफाइड करेगा, वार्म करेगा, एयर को फिल्टर करेगा, है ना। कंडक्ट है, कंड्यूट है, नली की तरह, है ना, इंस्पायर्ड एयर को पहुंचाएगा कहां तक, नेक्स्ट ऑर्गन तक। नेजल कैविटी आल्सो एक फॉर द ऑल्फैक्शन, है ना, हमारे पास नेजल का काम क्या होता है, एक हमारे पास ये सेंसेस है तो उसका ऑल्फैक्शन काम करेगा। ग्लोटिस का काम क्या करता है, ग्लोटिक्स, है ना, स्विच करेगा लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में, है ना। इट डायरेक्ट योर ब्रेथ थ्रू द लैरिंग्स ओवर द वोकल कॉर्ड्स, फोकस ऑन द नॉइज अपीयरेंस प्लेस। ग्लोटिस प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन और द साउंड पास थ्रू द लैरिंग्स टू द वॉइस स्पीकर वोकल कॉर्ड। एपिग्लोटिस कवर करेगा इसको, ग्लोटिस को, कहाँ होता है, बैक साइड में होता है लैरिंग्स के, कवर द लैरिंग्स ओपनिंग और प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया को फूड में इंटर होने से क्या करेगा, रोकेगा। It will lead to the further lungs. Epiglottis is forms a lead that prevent the entry of foreign body into the trachea, which may cause choking, है ना। choking कभी आपने देखा होगा बच्चों में हो जाती है, या फिर आपने कोई फूड चला गया, चोक कंडीशन, जिसको फिर पीठ पे बैक साइड पे ऐसे, है ना, पुश करते हैं या फिर प्रेस करते हैं तो चोकिंग ठीक होती है। एपिग्लॉटिस इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑन द बैक साइड ऑफ द लैरिंग्स, इट लाइज बिटवीन द लैरिंग्स एंड द ट्रैकिया। क्लियर है यहाँ तक, चलो फिर ट्रैकिया आपने देख लिया। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, व्हिच इज सपोर्टेड बाय द हाफ रिंग, हाफ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। इसे क्या होगा, लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रैकिया, यहाँ से फिर फर्दर ये जो ट्रैकिया है क्या हो जाएगा, बाइफर्केट हो जाएगा, है ना, ब्रांचिंग हो जाएगी, इसके क्या बना जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, एंड फिर देन आफ्टर लास्ट पार्ट इज द एल्वियोलाई। क्लियर है, ये ब्रोंकाई देखिए यहाँ पे, है ना, ये ब्रोंकाई, फिर फर्दर यहाँ पे जैसे रूट्स डिवाइड होते हैं ना बेटा, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, ऐसे क्या है, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी एल्वियोलाई, सेकेंडरी एल्वियोलाई, ऐसे। ब्रोंकाई कैरी ऑक्सीजन, है ना, पूरा ऑक्सीजन करेगी, लास्ट तक ले जाएगी, एल्वियोलर सैक्स, है ना, फिर ये भी क्या करेगी, लास्ट तक ऑक्सीजन को ले जाएगी। देन पूरी पार्ट्स क्या बनाएगा, लंग्स बना देगा, है ना। वन पेयर ऑफ लंग्स है, राइट लंग इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द लेफ्ट लंग, है ना। यहाँ से देखेंगे आपको क्या दिखेगा, ये पूरा पूरा क्या थोरेसिक रीजन दिखेगा। ये जो इस सपोर्टेड होता है, किससे सपोर्टेड होता है, ये वाला पार्ट, ये किससे सपोर्टेड है, दैट सपोर्टेड बाय द डायफ्राम। क्या है, डायफ्राम, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज डायफ्राम। ये क्या है, एक कैविटी होता है, एक कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्लूरल कैविटी, है ना। इसके बीच में एक कैविटी क्या है, प्लूरल कैविटी, और एक कवरिंग क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो ये सिंपली देख लिया आपने ट्रैकिया, ये क्या है, ब्रोंकाई, फिर क्या है, ब्रोंक्यूल्स, फिर क्या है, ब्रोंक्यूल्स, फिर लास्ट पार्ट क्या है, एल्वियोलाई। तो जब भी आप स्ट्रक्चर बनाए, है ना, जब भी आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाए तो एक सिंपल स्ट्रक्चर में क्या लिख सकते हैं, देखिए कभी भी आप एग्जाम में बनाए तो
जितना इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं होता उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसकी लेबलिंग कर रहे हैं आप कि नहीं, सही से नेमिंग कर रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लेफ्ट लोब या फिर लेफ्ट लंग एंड दिस इज राइट लंग। क्लियर है? अब कैसे एक्सचेंज होगा वो हमें देखना है ना, कि कैसे एक्सचेंज होता है पूरी की पूरी जो गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है वो देखना है। तो थोड़ा सा हमें एक्सचेंज हो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ऊपर ले चलता हूँ, है ना, क्योंकि अपन बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ क्लियर करेंगे। तो हमारे पूरी जो ऑर्गन है, जो लंग्स है, उसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता कैसे बेटा, है ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता कैसे है। तो थोड़ा मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, है ना। अब कहीं भी हो इधर उधर देख रहे हो तो इधर आ जाओ, है ना, सामने स्क्रीन पे आओ तो दिखा जाए ध्यान से। चलो, ये जो पूरी की पूरी एक चेंबर बन जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग थोरेसिक चेंबर। क्या बोलते हैं? थोरेसिक चेंबर। थोरेसिक चेंबर इज अ एयर टाइट चेंबर, है ना। ये ऊपर से क्या है? डायफ्राम। ये डायफ्राम बना दिया। एक पूरे के पूरे क्या है? आगे साइड से क्या है? स्टर्नम है यहाँ पे, पीछे की साइड क्या है? रिब्स है, यहाँ पे साइड से भी क्या है? रिब्स है। तो एक ये क्लोज चेंबर बन गया। क्या बन गया बच्चों? क्लोज्ड चेंबर। अच्छा, अब यहाँ से नॉस्ट्रिल से संपर्क है, इन्वायरमेंट्स के संपर्क में। अब इन्वायरमेंट्स के अंदर क्या है? एयर है। अब इन्वायरमेंट की प्रेशर आप बचपन से पढ़ते आ रहे, कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटीएम का प्रेशर है बाहर में, जो कि कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होता। अब एयर है बाहर में, एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। देखो, एक मिक्सचर है, इसमें O2 है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारे गैसेस हैं। अब इस पूरे मिक्सचर ऑफ गैस में जो O2 का इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? थोड़ा सा अपने को अभी से चलना पड़ेगा बेटा, कंपटीशन में है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपने को अब पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा, है ना। भले ही आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, बट थोड़ा सा ये आगे बहुत काम आएगी आपको 11th में। तो पार्शियल प्रेशर क्या पढ़ना है हमें? पार्शियल प्रेशर। तो इस मिक्सर में जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब मान लो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या है? कुछ एक्स अमाउंट है। अब इसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा? एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा? सबसे लास्ट पार्ट एल्वियोलाई, और किसके संपर्क में होगा? ब्लड के संपर्क में। तो जब भी मान लो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कम होगा, है ना, जब भी एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कम होगा और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो तुम्हें पता है कि कोई भी एयर या फिर कोई भी गैसेस जो होती है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है? मूव करती है। तो क्या होगा यहाँ पे? हाई प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हो जाएगा? एयर मूव कर जाएगा, है ना। तो जब तुम सांस लेते हो तो ध्यान से देखोगे तो क्या होता है? सांस लेते हो तो जब भी तुम सांस लेते हो, जब भी तुम इनहेल करते हो तो क्या होती है? देखो अगर ध्यान से, अभी इनहेल करके देखो, तुम्हारी चेस्ट क्या हो रही है? अपवर्ड मूवमेंट कर रही है। और ये जो डोम क्या हो रही है? ये जो डोम है क्या हो रही है? फ्लैट हो रही है। तो अपवर्ड मूवमेंट और ये फ्लैट हो रही है। मान लो इसको एयर टाइट चेंबर मानोगे तो ये क्या है? ये, है ना, अब ये क्या होगी? फ्लैट होगी। पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गई। तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसका वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। देखना बेटा ध्यान से, इसका वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम। भाई चेस्ट को अप करो, है ना, ये चेस्ट को अप करोगे और नीचे से इसको दबाओगे, है ना, इसको फ्लैट करोगे, जो डोम शेप है फ्लैट होगा। तो क्या हो जाएगा? इस पूरे चेंबर का क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया। और प्रेशर और वॉल्यूम में चूंकि इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा ऑक्सीजन का, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर का मूवमेंट हो जाएगा, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। जब यही नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, चेस्ट अपने नॉर्मल पोजीशन में जाएगी, ये डायफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन में जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? इस कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा? थोड़े से कैविटी के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर प्रेशर कम हो जाएगा, और एयर क्या हो जाएगी? बाहर मूव हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। दैट इज द होल मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन है एक्सपायरेशन। मैंने आपको सिंपल चीजों में, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया पूरा का पूरा, है ना, ध्यान से। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, अब सिंपली हमें क्या देखने हैं? मैकेनिज्म देखनी है कि कैसे CO2 O2 जो हमने लिया है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो देखना है हमें सिंपली। चलिए, अब सिंपली मैं समझाता हूँ आपको, ये भी एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा आप। कैसे? देख लीजिए, ये क्या है? एक एल्वियोलाई की सेल है। क्या है बेटा? ये एल्वियोलाई की सेल है। आप पढ़ चुके हैं क्या? बहुत थिन है, वेरी थिन, है ना, जिसके अंदर डायरेक्टली क्या हो सकती है? डिफ्यूजन हो सकती है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर ब्लड चल रही है। अब यहाँ पे क्या है? O2 भी है और CO2 भी है। यहाँ भी क्या है? ब्लड के अंदर भी क्या है? CO2 है और O2। अब इस दोनों के अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। दोनों के अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। डिपेंडिंग अपॉन कि ब्लड के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर CO2 ज्यादा होगा
दैट मीन्स जब हम एक्सपायर कर रहे होंगे, इंस्पिरेशन कर लिया, जब यूज हो गया CO2 यूज होकर के, जब हमारे पास फूड ब्रेक डाउन होकर CO2 प्रोड्यूस हुआ तो ब्लड में CO2 ज्यादा होगी, तो CO2 क्या होगा, इस ब्लड से डिफ्यूज हो जाएगी इसके तरफ, किसके तरफ, एल्वियोलाई में। यहाँ पे O2 ज्यादा होगी, ब्लड में O2 कम होगी, तो O2 का डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इस एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, अब इसमें जो जितने भी O2 और CO2 लाने वाला कौन है, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल कौन है, हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, एक्सेट्रा। तो हीमोग्लोबिन इससे क्या करेगा, कंबाइन करेगा, यहाँ लाएगा, मतलब एक कैरियर का काम करेगा, कैरियर है, इसको ट्रांसपोर्ट करके लाएगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को भी और ऑक्सीजन को भी, और फिर यहाँ छोड़ देगा, फिर यहाँ पे इसके क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। समझ आया बच्चों? फिर से देख लो एक बार, ये क्या है, पूरी की पूरी एल्वियोलाई है, यहाँ पे क्या है, O2 है, CO2 है, यहाँ पे इसके विसिनिटी में, जस्ट इसके संपर्क में, बहुत क्लोज, इतना मैं गैप दे रहा था, गैप होता नहीं है एकदम, है ना, 1 mm से भी कम इसकी बीच में गैप होगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, O2 होगा और CO2 होगा। ब्लड के अंदर क्या होगी, CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या हो गया, यूज हुआ है, फूड का ब्रेकडाउन हुआ है, CO2 प्रोड्यूस हुआ है, तो CO2 विल मूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल्स टू द एल्वियोलाई, एंड O2 यहाँ क्या होगी, ज्यादा होगी, इसके अंदर O2 कम होगी। O2 will diffuse from lungs और you can say alveoli to the blood vessels। क्लियर है बात यहाँ तक? तो वही सेम हमने लिखा है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बिटवीन द एल्वियोलाई इन द ब्लड कैपिलरीज बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सिंपली ऑब्जेक्टिव के अंदर। द नेचुरली अकरिंग अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर, बताया ना बच्चा, पार्शियल प्रेशर। तो एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है, एक वर्ड आ जाएगा समझने के लिए, तो ये जरूरी है ना। तो कभी भी हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है ना, जो आप देखते हैं वन शॉट, तो ऐसे नहीं, फुल डिटेल नॉलेज एक बार ले लो, फिर है ना अपन शॉर्टकट देखेंगे। Partial pressure gradients of the respective gases, oxygen from the alveoli diffuses into the blood, while the carbon dioxide from the blood diffuses into the alveoli। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगा, ब्लड से एल्वियोलाई में, और CO2 क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द ब्लड, अब गैसेस ब्लड के अंदर कैसे हो जाएगा, टू मेजर गैसेस आर कैरिड बाय द ब्लड्स, O2 एंड CO2। Almost all O2 is transported by the erythrocytes। erythrocyte means क्या बोलते हैं इसको बच्चों, आगे पढ़ेंगे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, बट यहाँ भी देखते हैं। तो erythrocyte नथिंग बट द आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन, है ना। द erythrocytes आर द ए न्यूक्लियट्स, मतलब न्यूक्लियस नहीं होती इसके अंदर, बाइकॉन्केव डिस्क that have a smooth shapes of elastic necessary squeeze through the capillaries। Without a nucleus there is a space for the more hemoglobins which actual carrier of the oxygen। न्यूक्लियस नहीं होती, ज्यादा क्या हो सके, इसके पास मोर सरफेस हो सके जो कि ऑक्सीजन को बाइंड कर सके, है ना। दे हैव बोथ सरफेस, कनकेव सरफेस, बाइकनकेव होता है तो क्या हो जाएगा, ऐसा शेप का, है ना, ऐसा, दोनों सरफेस पे क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है ऑक्सीजन। अवेलेबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन, सिंस ऑक्सीजन इज नॉट वेरी सोल्यूबल, वेरी लिटिल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू द प्लाज्मा। प्लाज्मा से भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन सप्लाई होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट टिश्यू लेवल, उस टिश्यू के लेवल पे भी ऑक्सीजन गैसेज एक्सचेंज होती है। Gases exchange occurs in the tissue based upon the several factors such as tissue surface area, है ना, किस पे डिपेंड करती है बेटा, है ना, कि तेल विलाई की वॉल कैसी होनी चाहिए, थी होनी चाहिए, सरफेस एरिया क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कम होनी चाहिए, एल्विलाई के अंदर ज्यादा होनी चाहिए, ब्लड के अंदर CO2 की पार्शियल प्रेशर ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो एल्विलाई में जा पाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए, मतलब दोनों में प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि गैसेस का मूवमेंट डिफिशिएंसी कैसे होगा, थ्रू द डिफरेंस इन प्रेशर। अगर प्रेशर में डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, यहाँ मान लो इस ब्लड वेसल्स के अंदर और इस एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर का ग्रेडियंट ही क्लियर नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, कोई डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ग्रेडियंट क्रिएट होना जरूरी है, मस्ट। क्लियर है? रेस्पिरेशन इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म फॉर द गैसेस एक्सचेंज। हीमोग्लोबिन क्या है, एक कैरियर है, इसके लिए क्या होता है, हाई एफिनिटी होता है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे एफिनिटी कहाँ कम हो जाती है बेटा, जब हम हाई माउंटेन पे चढ़ते हैं, है ना, जब हाइट पे चढ़ते हैं, एल्टीट्यूड जब ज्यादा होती है तो उस समय क्या होती है, एफिनिटी कम हो जाती है। the hemoglobins can bind to the ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मॉलिक्यूल्स की होती है ना, दो मॉलिक्यूल्स बाइंड होती है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कैरीड बाय द hemoglobins to the other body tissue। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water and thus carry the blood in the dissolved form। प्लाज्मा के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड मोर फॉर्म होती है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द टिश्यू whereas कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट द टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जैसे बता दिया आपको। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड्स वेयर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज। सिंपली क्या करता है, जो वाटर के होती है, वाटर के अंदर CO2 कंबाइन हो किसके फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड में, है ना, और फिर वहां क्या हो जाएगी, ब्लड में ब्रेकडाउन हो जाएगी और वहां CO2 रिलीज हो जाएगी।
क्लियर है? ऐसे तो आपसे कोई पूछ सकता है कि CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो कार्बोनिक एसिड के फॉर्म। क्लियर है? फिर क्या देखते हैं हम लोग, टिश्यू रेस्पिरेशन, है ना, लास्ट में टिश्यू का रेस्पिरेशन कैसे होगा, एनर्जी कैसे लिबरेट होगा, वो सब देख चुके हैं हम। Tissue respiration occurs internally where oxygen carried with the blood and RBC exchange with the carbon dioxide produced by the cell various tissue, है ना। टिश्यू में क्या होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन गया, वहां फूड पड़े हुए हैं, ग्लूकोज की हेल्प से, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का क्या बनेगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा। इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन। Internal respiration is the process of diffusion of oxygen from the blood into the interstitial tissue or fluid and then into the cell. Waste product of the metabolism of the are the carbon dioxides are also diffused back in other direction, that means from the cell to the blood. Oxygen is released from the red blood cells in response to the oxygen concentration in the capillaries blood vessels which usually low. अब blood capillaries के अंदर लो ही होना चाहिए, तभी तो एल्वेलाई के अंदर हाई होगा, तो हाई टू लो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। This enable the exchange of gases and other necessary solute during internal respiration between the plasma and tissue fluids, है ना। अब एक छोटा सा टॉपिक देखना है बेटा हमें फटाफट, क्या, गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, है ना। हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं, पिछली क्लास में देख चुके हैं बेटा कि प्लांट्स के अंदर गैस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है ना। हमारे जैसा उसके पास क्या है, नाक नहीं है, नोज नहीं है कि नाक खोल करके रेस्पायर कर रहा है ना, ऑक्सीजन ले रहा है। उसके पास ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं, तो उसके पास क्या है, उसके पास लीफ के अंदर क्या है, स्टोमेटा है, एंड स्टोमेटा विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। हम फोटोसिंथेसिस के अंदर भी देख चुके थे कि CO2 किसकी मदद से लेता था, स्टोमेटा की हेल्प से, है ना। स्टोमेटा की हेल्प से, इट इज द गार्ड सेल, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ क्या है बीच में, स्टोमेटल पोर है, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। तो plant do not have any special respiratory organs, so they have to respire in all of their individual parts like leaf, stem and roots, है ना। मेजर तो किससे के थ्रू होगा, लीफ के थ्रू, कुछ यंग स्टेम, ग्रीन स्टेम के थ्रू, और कुछ यंग रूट्स, प्राइमरी रूट्स के थ्रू हो सकता है रेस्पिरेशन। Aquatic plants can carry out gases exchange by the diffusion over their whole surface, है ना। अब पानी के अंदर भी क्या होते हैं, वाटर के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ गैसेस डिफ्यूज होते हैं, कुछ गैसेस डिजॉल्व होते हैं, बल्कि जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके हेल्प से पूरे बॉडी सरफेस पे एक्वेटिक प्लांट क्या करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करेगा। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू 3 पार्ट्स लाइक स्टोमेटा। स्टोमेटा में किसके थ्रू होगा, लीफ और ग्रीन स्टेम में स्टोमेटा होती है, प्रेजेंट होती है, तो यहाँ स्टोमेटा से होगा। मैक्सिमम तो ये क्या होगा, 95% तो किससे होता है, इसी से होता है, स्टोमेटा से। फिर लेंटिसेल्स, लेंटिसेल बेटा क्या होता है, वुडी स्टेम और रूट्स के अंदर होती है। वुडी स्टेम कैसा, जब भी आप कोई ट्री देखेंगे तो जब वो जो पुरानी ट्री हो गई तो ऐसे क्रैक्स दिखेंगे आपको ऊपर की तरफ, है ना। वो जो क्रैक्स होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं बेटा, है ना। लेंस शेप्स होते हैं इसलिए लेंटिसेल्स इसका नाम हो गया। तो लेंटिसेल की हेल्प से भी क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। इन द रूट हेयर्स, इन यंग रूट्स, जब नया नया रूट डेवलप होता है तो उस रूट से भी क्या होती है, सॉइल के अंदर कुछ पेनिट्रेट करने, कुछ ऑक्सीजन होती है अमाउंट में, तो उससे क्या होती है, रेस्पिरेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज बाय स्टोमेटा किसके थ्रू होती है, बाय स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन, है ना। तो अगर पूछे कोई क्वेश्चन कि लीफ के थ्रू कैसे होगा, तो डिफ्यूजन के थ्रू बाय स्टोमेटा। ड्यूरिंग डे टाइम पे CO2 क्या होती है, अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको 100 रुपया का नोट लगा के लिख लेना, है ना, 100 रुपया का नोट लगा के। ड्यूरिंग डे टाइम CO2 जनरेटेड इन द रेस्पिरेशन used up in the photosynthesis, hence no CO2 is released, है ना बेटा। अब आप पूछोगे सर, जैसे प्लांट रिस्पायर करता है, दिन और रात दोनों में करता है, या फिर दिन को ही करता है, या फिर रात को ही करता है, तो बेटा उसके अंदर भी क्या एनर्जी चाहिए उसको, है ना। वो भी जिंदा रह रहा है ना, उसके अंदर एनर्जी भी चाहिए। तो प्लांट रिस्पायर तो 24/7 करता है, बट चूंकि डे के टाइम पे, बिकॉज डे के टाइम पे उसमें एक एडिशनल प्रोसेस चल रही होती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो जितना भी CO2 और रेस्पिरेशन से रिलीज करता है, दैट CO2 विल कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट्स व्हाई देयर इज नो रिलीज ऑफ CO2 इन द डे टाइम, है ना। ड्यूरिंग द डे टाइम नो CO2 विल बी रिलीज्ड, है ना। तो हमें ऐसा फील होता है कि रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, बट रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू रहता है, क्योंकि डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस की रेट हायर होती है देन द रेस्पिरेशन रेट। That's why there is no release of photosynthesis. So CO2 generated in the respiration used up in the photosynthesis, hence no CO2 is released. Only CO2 released, only O2 is released, है ना। O2 रिलीज होगा जो कि बाय प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाई एज कंपेयर टू द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम, बता दिया आपको। ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा इज क्लोज्ड एंड फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर
फोटोसिंथेसिस रात के टाइम पे तो होता नहीं है, तो रात के टाइम पे होगा तो CO2 कंज्यूम होगा नहीं, तो CO2 कंज्यूम नहीं होगा तो क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। तो CO2 रिलीज होगा तो क्या होगा, रात में जैसे हम रिलीज करते हैं ह्यूमंस, ऐसे ही क्या होगा, रिलीज करेंगे कौन, प्लांट्स। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि रात के टाइम पे क्या करें, प्लांट्स के नीचे, रात के घने पेड़ों के नीचे कैसे नहीं सोना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, हो सकता है सफोकेशन के थ्रू आपकी टाटा बाय बाय हो जाए, है ना बेटा। तो CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिलीज at because CO2 is liberated during respiration and is not used in photosynthesis, है ना बेटा। तो यहाँ तक टोटल क्या हो गया आपका, पूरी की पूरी हमने प्रॉपर डायग्राम के थ्रू प्रॉपर हमने क्या देख लिया, पूरा